तो आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो एक लंबा काफी पेचीदा तनाव चल रहा है उस पर बात करेंगे। इसे लोग अक्सर छाया युद्ध या शैडो वॉर कहते हैं। जी हाँ। और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसी अप्रत्यक्ष संघर्ष को उसकी अलग अलग परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये समझना शायद जरूरी है कि ये कोई आमने सामने की जंग नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अलग तरह की लड़ाई है। इसमें प्रॉक्सीज का इस्तेमाल होता है, दूसरे गुट जो इनकी तरफ से लड़ते हैं। अच्छा। फिर साइबर हमले हैं, टारगेट करके हत्याएं की जाती हैं, तोड़फोड़ होती है, और खास करके सीरिया, लेबनान, गाजा जैसे इलाकों में हवाई हमले भी इसका हिस्सा हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि स्रोतों के आधार पर समझें कि इसके पीछे के मूल कारण क्या हैं और ये काम कैसे करता है। चलिए इस पर थोड़ी गहरी नजर डालते हैं। जी जरूर। श्रोताओं को देखें तो इसकी वजह काफी पुरानी और गहरी लगती है। एक तो वो 1979 की ईरानी क्रांति के बाद की बात है। हाँ, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, जिसके बाद से ईरान की एक स्ट्रॉन्ग इजराइल विरोधी विचारधारा रही है। इजराइल को खत्म करने तक की बातें, और हेजबोला जैसे समूहों को, हमास को, इन सबको खुला समर्थन देना। बिल्कुल। और ये समर्थन सिर्फ बातों का नहीं बल्कि हथियारों और पैसे का भी है। सही कहा। और दूसरी तरफ इजराइल है, जिसे सबसे ज्यादा डर है कि ईरान कहीं परमाणु हथियार न हासिल कर ले। जी, ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी चिंता मानी जाती है। और इसी वजह से जानकारी कहती है कि स्टक्सनेट्स जैसे साइबर हमले हुए हैं। हाँ। ईरानी वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई हैं और पूरी दुनिया में लॉबिंग भी की गई है ताकि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोका जा सके। जी हाँ। और एक तीसरा पॉइंट भी है इसमें। वो क्या? वो है इजराइल का लगातार सीरिया में हमले करना। उनका मकसद होता है कि जो हथियार ईरान से हिजबुल्लाह के लिए जा रहे हैं उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए। पिछले कुछ सालों में तो सैकड़ों बार ऐसे हमले हुए। अच्छा, तो ये प्रॉक्सीज वाला एंगल काफी अहम लग रहा है। बिल्कुल। और ये जो प्रॉक्सी वाला पहलू है, ये इस छाया युद्ध का शायद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रिपोर्ट्स में ये बात साफ है कि ईरान सीधी लड़ाई से बचना चाहता है, तो वो इन समूहों का इस्तेमाल करता है। कौन कौन से हैं ये मुख्य समूह? देखिए, मुख्य प्रॉक्सीज में लेबनान का हिजबुल्लाह है, जो सबसे शक्तिशाली माना जाता है। फिर पैलेस्टीनियन इलाकों में हमास और इस्लामिक जिहाद हैं, और इराक, सीरिया, यमन में भी अलग अलग शिया लड़ाके समूह हैं जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान इन्हें पैसा देता है, हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है, और ये समूह फिर इजराइल के लिए सीधा खतरा बनते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, स्रोत इस पर क्या कहते हैं कि ईरान का इन प्रॉक्सीज पर कितना कंट्रोल रहता है? क्या ये हमेशा वही करते हैं जो ईरान चाहता है, या इनके अपने भी कुछ गोल्स होते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। स्रोत बताते हैं कि कंट्रोल की डिग्री अलग अलग है। जैसे हिजबुल्लाह है, उस पर ईरान का प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है। अच्छा। लेकिन हमास जैसे समूह के अपने भी राजनीतिक मकसद हैं, उनकी अपनी एक पहचान है। तो हाँ, कभी कभी ये समूह अपने हितों को ध्यान में रखकर भी काम करते हैं। ये चीज इस पूरी सिचुएशन को और भी कॉम्प्लेक्स बना देती है। सही है। प्रॉक्सीज के अलावा आपने साइबर हमलों का जिक्र किया था। स्रोतों में इस पर भी काफी कुछ मिलता है ना? वो स्टक्सनेट वाला मामला तो काफी मशहूर हुआ था 2010 में। हाँ, स्टक्सनेट। उसने ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूजेस को काफी नुकसान पहुंचाया था। माना जाता है कि इसमें इजरायली और शायद अमेरिकन एजेंसीज का हाथ था। तो इसके जवाब में क्या कुछ हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने भी पिछले कुछ सालों में बदला लेने की कोशिश की है। इजराइल के जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे पानी के सप्लाई सिस्टम्स हैं या दूसरी जरूरी सर्विसेज हैं, उन पर कई साइबर हमले किए हैं या करने की कोशिश की है। तो ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, डिजिटल स्पेस में भी बराबर चल रही है। और हाल के सालों में 2020 के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये तनाव और बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल, एक तेजी आई है। 2020 में ईरान के एक बहुत बड़े परमाणु वैज्ञानिक थे, मोहसिन फखरीजादे, उनकी हत्या हुई। हाँ, मुझे याद है। इसका इल्जाम सीधे इजराइल पर लगा था। जी। फिर 2023-24 के दौरान सीरिया और लेबनान में इजरायली हमले और बढ़े, और उधर से प्रॉक्सी समूहों के हमले भी तेज हुए। लेकिन जो सबसे बड़ी घटना हुई वो थी अप्रैल 2024 में, जब ईरान ने सीधा हमला किया। हाँ, पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया। हालांकि इजराइल ने अमेरिका और दूसरे देशों की मदद से ज्यादातर हमलों को रोक दिया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम था, सीधा हमला करना। तो इससे सवाल उठता है कि क्या ये जो छाया युद्ध है, ये अब एक खुली पूरी जंग में बदल सकता है,
स्रोतों में इस खतरे के बारे में क्या लिखा है? देखिए, स्रोत इस संभावना को इनकार नहीं करते। वो कहते हैं कि कुछ खास सिचुएशंस हैं जो एक फुल स्केल वॉर, मतलब एक पूरी जंग शुरू कर सकती हैं। जैसे कि? जिससे अगर ये लगे कि ईरान परमाणु बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है, या फिर इजराइल किसी बहुत सीनियर ईरानी मिलिट्री कमांडर को मार दे, या ईरान के परमाणु ठिकानों पर कोई बड़ा हमला कर दे, या फिर हिजबुल्लाह जैसा कोई बड़ा प्रॉक्सी ग्रुप कोई ऐसा काम कर दे जिससे एक बड़ा युद्ध छिड़ जाए पूरे रीजन में। लेकिन इसमें एक और एंगल भी है शायद, जिसका जिक्र मिलता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है समझना। जानकारी ये भी बताती है कि दोनों ही तरफ, ईरान भी और इजराइल भी, अक्सर कोशिश करते हैं कि सीधी और बड़े पैमाने की जंग ना हो। अच्छा, क्यों? क्योंकि दोनों जानते हैं कि इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। एक बड़ा मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है जिसके न सिर्फ उस क्षेत्र पर बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सुरक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए ये जो छाया युद्ध वाली स्थिति है, जिसमें निस्बतुली कार्रवाइयां होती रहती हैं, हाँ, वो शायद आगे भी जारी रहे। मतलब एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं दोनों तरफ, लेकिन पूरी तरह से जंग से बचने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या निकलता है? यही कि ये ईरान और इजराइल का जो मामला है, ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स है। इसमें आइडियोलॉजी है, परमाणु बन जाने का डर है, रीजन में अपना पावर बढ़ाने की होड़ है। बिल्कुल। और ये सब कुछ लड़ा जा रहा है अप्रत्यक्ष तरीकों से, प्रॉक्सीज के जरिए, साइबर हमलों से, गुप्त ऑपरेशन से। जी हाँ। और अंत में शायद एक सवाल हम श्रोता के लिए छोड़ सकते हैं, जो इन्हीं स्रोतों के विश्लेषण से निकलता है। क्या सवाल? कि इस संघर्ष की जो ये अप्रत्यक्ष, मतलब इनडायरेक्ट और इतनी फैली हुई नेचर है, जिसमें इतने सारे अलग अलग प्लेयर्स हैं, प्रॉक्सीज हैं, साइबर एक्टर्स हैं, इसको देखते हुए अगर भविष्य में तनाव बढ़ता भी है तो वो किसी ट्रेडिशनल जंग से कितना अलग दिख सकता है, और ऐसे बिखरे हुए मल्टी लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करना या उसे कम करना कितना बड़ा चैलेंज होगा।